I think we are live. Yes, we are. Chalo, we are live. Perfect. Chalo. Okay. Good evening to all of you. I hope you are doing wonderful. Chalo. Audio video is perfect. Okay. Thank you. Let us continue with the further topic. एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था. Yesterday we were discussing expansion and contraction of demand. So what exactly is expansion and contraction of demand? Understand very carefully. Expansion का simple English मतलब होता है increase और contraction का मतलब होता है decrease. तो भाई साहब इतना पक्का है कि expansion मतलब increase in demand, contraction मतलब decrease in demand. Now, when I specifically use the words expansion and contraction, one very important thing I am referring to here is that yes, your quantity is increasing, but what is the reason behind it increase in quantity? आपका यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रहा है, बट वो क्वांटिटी इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज आपका प्राइस जो है वो गिर रहा है. सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन द प्राइस फॉल्स, when the price falls and therefore when the price falls and therefore when the quantity increases, it is called as expansion of demand. Expansion को अपन दूसरा नाम बोलते हैं extension of demand. It can be used simultaneously depending on the language used by the person. और second angle, contraction मतलब क्या? Contraction मतलब decrease in demand. So demand decrease क्यों होता है? वैसे तो demand decrease होने के पीछे बहुत सारे reasons है, but primary reason जो अपन यहाँ पे concerned है is increase in price. तो जब आपका price rise होता है, जिस वजह से आपका demand गिरता है, उसको बोलते हैं contraction of demand. So expansion क्यों होता है? Because price गिरता है, और contraction क्यों होता है? Because price बढ़ता है. So expansion and contraction is what? Changes in quantity demanded. Expansion and contraction are changes in quantity demanded because of changes in price. तो प्लीज समझ लेना, यहाँ पे expansion contraction में ये हो गया बेसिक मीनिंग. अब बेसिक मीनिंग के बाद प्लीज अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सर? सबसे पहले अगर आपको कोई एक डिमांड कर्व दे, अगर कोई आपको एक डिमांड कर्व दे, तो उस डिमांड कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट या जब वो डिमांड कर्व नीचे नीचे आ रहा है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन रहेगा. तो आप कोई भी एक बेस पॉइंट पकड़ो, उस बेस पॉइंट का जो राइट हैंड साइड है, बेस पॉइंट का जो राइट हैंड साइड है वो आपका होगा एक्सपेंशन, और बेस पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका होगा कॉन्ट्रैक्शन. तो यहां पे बच्चों अंडरस्टैंड करना, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देयर इज अ मूवमेंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व के लेफ्ट साइड में जब मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. डिमांड कर्व के राइट साइड में जब मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन. बट प्लीज ध्यान रखना, दोनों ही केसेस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में आपका जो डिमांड कर्व है, दोनों ही केसेस में आपका जो डिमांड कर्व है वो स्टैटिक रहता है. आपका डिमांड कर्व चेंज होता नहीं है. इन बोथ ऑफ द केसेस डिमांड कर्व डज नॉट अंडरगो अ चेंज. प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, डिमांड कर्व सेम रहता है आपका. तो ये हो गया एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. सर एक बार ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो नेक्स्ट अपन जाते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ये आपका नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे आता है. अब अंडरस्टैंड करना इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है. व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड? अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, इस पॉइंट को प्लीज समझ लेना अच्छे से. इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड. सर ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो इंक्रीज डिक्रीज था ना, ये इंक्रीज डिक्रीज के अलावा और क्या इंक्रीज डिक्रीज है? अंडरस्टैंड करना, मैं यहां पे ले रहा हूं अभी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. Increase and decrease in what? Demand. Increase and decrease in demand. Now understand very very carefully. ये exactly होता क्या है इसमें? पहले अपन अंडरस्टैंड करते हैं इंक्रीज इन डिमांड को. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड इंक्रीज इन डिमांड. नाउ वन थिंग इज वेरी श्योर. क्या चीज श्योर है सर? अगर बात चल रही है इंक्रीज इन डिमांड की, मतलब 100% आपका डिमांड बढ़ता है. इंक्रीज इन डिमांड, अ सिंपल लॉजिक टेल्स मी the demand increases. ठीक है सर, डिमांड बढ़ता है. सर डिमांड क्यों बढ़ता है? सर डिमांड इसलिए बढ़ता है बिकॉज प्राइस गिरता है. रुक जा, डिमांड इसलिए बढ़ता है बिकॉज प्राइस गिरता है, तो सही बोला बच्चे. बट यहां पे जब मैं
इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहा हूं, यहां पे एक चीज जो है वो एक चीज आपका पूरा गेम खेल लेगी, बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस इज assumed to be constant। यहां पे प्राइस जो है, प्राइस इज assumed to be constant, मतलब यहां पे आपका प्राइस में कोई चेंज आएगा नहीं यहां पे, और प्राइस इज assumed to remain constant। सर अगर प्राइस कांस्टेंट है तो सर डिमांड कैसे बढ़ रहा है? हमने अब तक क्या पढ़ा कि डिमांड तभी बढ़ेगा अगर प्राइस गिरेगा, बट आपको बोल रहे थे प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है, तो अगर प्राइस कांस्टेंट है तो डिमांड बढ़ क्यों रहा है? द डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स। प्राइस के अलावा अगर दूसरे फैक्टर्स में चेंज आता है और उस वजह से डिमांड बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। प्लीज सेपरेशन, प्लीज डिफरेंशिएशन करना बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बच्चों एक्सपेंशन के लिए मैंने क्या बोला? एक्सपेंशन के लिए मैंने ये बोला था कि एक्सपेंशन तभी होगा जब प्राइस गिरेगा। तो एक्सपेंशन वाज इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, assuming all factors are unchanged। When I talk about increasing demand, the demand increases because of change in non-price factors, and very important, and price is constant or unchanged, and price is constant or unchanged। अच्छा सर ये लॉजिक है क्या इसका? ओके ओके ओके। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब इंक्रीज, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब इंक्रीज, बट वो इंक्रीज होता है प्राइस गिरने की वजह से। अच्छा अच्छा, और वहां पर हमने एक्सपेंशन में पढ़ा था कि बाकी फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, और इंक्रीज क्या इसका पूरा ऑपोजिट है। हाँ, इंक्रीज ऑपोजिट कैसे सर? इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रहा है, बट यहां पे प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग। सर व्हाई कैन डिमांड इंक्रीज? बिकॉज डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, नॉन प्राइस फैक्टर्स। सर एक खड़ा एग्जांपल होना सर, थोड़ा समझ गया है, थ्योरी ऊपर ऊपर समझ गया है, बस जरा कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक है, अभी डाइजेस्ट कराता हूं तुमसे मैं, अभी डाइजेस्ट हो जाएगा, सुन लेना। देखो यहां पे प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, और साथ ही साथ में ले रहा हूं इनकम। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम। जैसे एक आईफोन है जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए। आईफोन का प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए पे 10 यूनिट्स आईफोन डिमांड हो रहे हैं, और लोगों का इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है। ऐसे अज्यूम करो 10 लोगों का इनकम 10 लाख रुपए है। अब होता क्या है, आपका प्राइस जो है वो सेम है, आपका प्राइस जो है वो सेम रह रहा है, बट लोगों का इनकम जो है वो इनकम बढ़ गया है, 10 लाख से 15 लाख हुआ। अब हमने पढ़ा था सर कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे जनरली गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। हमने डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में यह पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपका इनकम बढ़ता है तो जनरली क्या होगा? जनरली डिमांड जो है वो डिमांड भी बढ़ेगा। द आंसर इज डिमांड बढ़ेगा। तो सर डिमांड यहां 10 से 15 यूनिट हो जाता है, डिमांड यहां पे 10 यूनिट से 15 यूनिट हो जाता है। क्या मैंने प्राइस को चेंज किया? ना बाबा ना। तो सर आपका डिमांड बढ़ा क्यों? अगर आपने प्राइस को चेंज नहीं किया तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन डिमांड? बच्चों रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन डिमांड इज इंक्रीज इन इनकम, और इनकम जो है वो एक नॉन प्राइस फैक्टर है। इनकम जो है वो एक नॉन प्राइस फैक्टर है। तो अब आप पढ़ोगे द डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स। यहां पे डिमांड बढ़ गया आपका, बट ये डिमांड इसलिए बढ़ा है बिकॉज नॉन प्राइस फैक्टर इज इनकम, वो आपका चेंज हुआ है। जब नॉन प्राइस फैक्टर चेंज होगा तब जाके अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसका मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड, जहां पे आपका प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा। अच्छा सर ठीक है। सर इसका ग्राफ जरा बनाओ ना, हमको कुछ समझ आ रहा है बट हम लोग कंफर्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्या समझ रहा है आपको चेक करते हैं। हाँ सर कुछ तो समझ रहे हैं हमको, एक बार ग्राफ बनाओ बस। ठीक है, ग्राफ बनाता हूं। सर वाई एक्सिस पे प्राइस लो, जैसे तुम बोलो, वाई एक्सिस पे प्राइस है जैसे तुम बोलो। सर एक्स पे क्वांटिटी लो। ठीक है सर। सर प्राइस तो 1 लाख है,
मैंने बोला ठीक है, सही है, प्राइस तो 1 लाख रुपए है। सर डिमांड दो चीजें है ना? हाँ डिमांड दो है, एक 10 यूनिट और एक 15 यूनिट। हाँ 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 हाँ। सर एक काम करो ना, जब प्राइस 1 लाख है तब डिमांड कितना है? 10। और सर सेकेंड केस में भी आपका डिमांड बढ़ रहा है जब प्राइस 1 लाख का ही है। मैंने बोला हाँ, मतलब सर का सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा। द आंसर इज यस, द आंसर इज कंप्लीटली यस। सर डिमांड कर्व खींच दो ना। ठीक है भाई, जैसे तुम बोलो। डिमांड कर्व खींचा मैंने। सर एक और कर्व खींचो ना उधर। ठीक है भाई। हाँ सर, सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है ना, द आंसर इज यस। ये आप सही पकड़े। डिमांड कर्व जो आपका ओरिजिनल था, ये वाला आपका ओरिजिनल था, दिस वाज योर ओरिजिनल केस, दिस वाज न्यू केस। मतलब सर ये अपना ओरिजिनल डिमांड डी अब D1 हो चुका है। मतलब क्या सर आपके डिमांड ने राइटवर्ड शिफ्ट मारा है? हाँ सर आपके राइटवर्ड शिफ्ट मारा है। मतलब सर क्या हम ये बोल सकते हैं, when demand curve when demand curve shifts rightward, when demand curve shifts rightward, it is increase in demand, it is increase in demand। ओके 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 सर 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 सर, अब हमको समझा कि कल आपने इतना एम्फसाइज क्यों किया। किस पे एम्फसाइज किया? वो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड पर, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड पर। इसमें मैंने इसलिए एम्फसाइज किया था क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्यों कंफ्यूज होते हैं? देखो एक्सपेंशन में भी, एक्सपेंशन में भी देयर वाज अ राइटवर्ड मूवमेंट, बट ये राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व था। बच्चों इंक्रीज इन डिमांड में देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। आपका एक्सपेंशन में नया डिमांड कर्व नहीं बनता है, सेम डिमांड कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट में जाता है एक्सपेंशन। बट जब मैं इंक्रीज इन डिमांड की बात करता हूं, when I talk about increase in demand, प्लीज रिमेंबर वेरी वेरी कैटेगोरिकली, प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि जब मैं इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहा हूं ना, तब आपका डिमांड कर्व जो है, तब आपका डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट लेता है, तब आपका डिमांड कर्व भी क्या लेता है? राइटवर्ड शिफ्ट लेता है। तो जब डिमांड का आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। सर इंक्रीज इन डिमांड क्यों होता है? इंक्रीज इन डिमांड होने के पीछे प्राइस का कोई महत्व नहीं है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस फैक्टर। सो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। यहां पे प्राइस सेम रखा बट आपका इनकम बढ़ा और इस वजह से आपका डिमांड बढ़ गया। तो कांस्टेंट प्राइस पे अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है, मतलब उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। देखो यहां पे आ जाओ, देखो when there is a change in demand due to reasons other than changes in the price, आपका डिमांड चेंज हो रहा है बट उस चेंज में प्राइस का कोई रोल नहीं है, प्राइस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो when there is a change in demand due to reasons other than changes in price, we say there is increase or decrease in demand. In this case price necessarily remains constant, प्राइस जो है वो नेसेसरीली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने बस आपको जनरल नॉलेज के लिए टेबल बना के दिया, जैसे जस्ट फॉर जीके कि कब कब आपका डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होगा, कब कब आपका डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। जरूर आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए ना, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर ये फैक्टर है तो उस फैक्टर पे आपका डिमांड कैसे डिपेंडेंट होता है। तो जरूर आप ये एक बार पढ़ सकते हो जीके के लिए। वैसे में ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये जीके के लिए जरूर एक बार जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं अब नीचे आपको एग्जाम्पल पे लेके जाऊंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ दिस, फॉलोइंग इज द डिमांड शेड्यूल फॉर टी एंड कॉफी। एक और एग्जाम्पल कि सर प्राइस सेम है बट डिमांड बढ़ रहा है। एक और एग्जाम्पल, हमने दो गुड्स लिए, कौन से दो गुड्स है? एक चाय लिया है और एक गुड्स लिया है कॉफी। वी हैव टेकन वन गुड्स एज टी एंड अदर गुड्स एज कॉफी। चाय और कॉफी हमने यहां पे लिया है, वी हैव टेकन टी एज वेल एज व्हाट? कॉफी, ठीक है। चाय और कॉफी हमने यहां पे लिया है।
ठीक है। अब देखो आप, प्राइस ऑफ टी 10 से 12 रुपए होगा, मतलब प्राइस चाय का बढ़ गया, और कॉफी का प्राइस 10 का 10 ही है, मतलब कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो। बट सर हमने जरूर ये पढ़ा था कि जब दो सब्सटीट्यूट्स की बात हो रही हो, जब दो सब्सटीट्यूट्स की बात हो रही हो, तो लोग देखेंगे कि भाई दोनों सब्सटीट्यूट में से कौन सा ज्यादा सस्ता है। तो आप देख सकते हो चाय का प्राइस तो 12 रुपए हो गया, तो कॉफी का प्राइस 10 का 10 ही है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब चाय का डिमांड गिर जाएगा, और जो चाय का डिमांड गिरा है ना, वो जाके पिएंगे अब क्या, कॉफी। तो सर एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या चाय मेरे को नहीं चाहिए अभी, टी इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी, मेरे लिए रेलेवेंट कॉफी है। क्या कॉफी के प्राइस में चेंज हुआ, नहीं सर, बट क्या फिर भी कॉफी का डिमांड इंक्रीज हुआ, हाँ सर करेक्ट। इंक्रीज इन डिमांड मतलब, इंक्रीज इन डिमांड मतलब आपका डिमांड बढ़ रहा है, बट आपका प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। डिमांड इज इंक्रीजिंग बट द प्राइस इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। देखो यहाँ पे, इफ यू सी, as the price of tea has increased, the demand for coffee has increased. चाय का प्राइस बढ़ा, इसलिए कॉफी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, with the price of coffee remaining unchanged, with the price of coffee remaining unchanged. Hence there has been an increase in the demand for coffee. There is an increase in demand of coffee. कॉफी का डिमांड 15 से 20 हो गया, but the price of the coffee remaining constant. तो जब हम लोग ये प्राइस ऑफ कॉफी और डिमांड क्या ग्राफ बनाएंगे, तो चेक करो, डिमांड कॉफी का 15 से 20 हुआ, बट कॉफी का प्राइस 10 का 10 रुपए ही रहा। बाय प्लॉटिंग द डिमांड कर्व वी फाइंड दैट ओरिजिनल डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड टू द राइट साइड। अब देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड का शिफ्ट बनाया है, द ओरिजिनल डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड टू द राइट साइड, इंडिकेटिंग दैट whenever there is an increase in demand, the curve will shift to the right side. Whenever there is an increase in demand, the curve will shift to the right side. यहाँ पे सेम कर्व नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका कर्व भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ पे आपका कर्व जो है वो बदल जाएगा। तो प्लीज ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे जब मैं बात कर रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड की। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये हो गया आपका इंक्रीज इन डिमांड का एग्जांपल। बेहतरीन तरीके से हमने फिनोमिनन क्या है वो पढ़ा है, और हमने जो है ग्राफ भी देख लिया है, और ग्राफ में राइटवर्ड शिफ्ट आता है। अब मैं आपको इंक्रीज इन डिमांड जैसा ही दूसरा कॉन्सेप्ट जो है डिक्रीज इन डिमांड, वहां पे लेके जाता हूं आपको। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इधर क्या लिखा हुआ देखना, व्हाट आई एम राइटिंग, चेक। द डिमांड डिक्रीजेस, the demand decreases due to reasons other than rise in price। देख हमने पढ़ा था कि डिमांड घटेगा जब प्राइस बढ़ेगा, बिल्कुल, और उसी को हमने कॉन्ट्रैक्शन में बोला था कि डिमांड आपका घट रहा है बिकॉज प्राइस बढ़ रहा है, उसको हमने कॉन्ट्रैक्शन बोला था। बट जब मैं बात करता हूं डिक्रीज इन डिमांड की, तब डिमांड आपका घट रहा है बिकॉज ऑफ रीजंस अदर देन राइज इन प्राइस। मतलब प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर्स है जिस वजह से आपका डिमांड जो है वो घट रहा है। सो यहां पे प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट, it is because of, price is constant, it is because of other factors, it is because of other factors that demand is decreasing, it is because of other factors that demand is decreasing। now understand other factors क्या है, समझ रहे हैं other factors क्या क्या होता है। एग्जाम्पल लेंगे सर एक, ठीक है चलो, एग्जाम्पल प्राइस ऑफ आईफोन, भाई एग्जाम्पल अपना, प्राइस ऑफ आईफोन क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पे आपका आएगा इनकम। फोन का प्राइस लेट्स से 1 लाख रुपए, तो आपका डिमांड है 10 यूनिट, और आपका इनकम था ₹10 लाख। अब होता क्या बच्चों, अब होता यह है कि आपका इनकम 10 लाख से 5 लाख हो जाता है, आईफोन का प्राइस तो सेम रहा, बट आपका डिमांड जो है आईफोन का, अब आपका जो आईफोन का डिमांड है वो झट से 3 यूनिट पे आके गिरता है। तो आप प्लीज चेक करो
क्या आपके प्राइस में चेंज आया? द आंसर इज नो। क्या फिर भी आपका डिमांड गिरा? द आंसर इज यस। सर क्यों गिरा आपका डिमांड? बिकॉज इनकम गिरा। डिमांड इस वजह से गिरा बिकॉज आपका इनकम भी क्या हो गया, यहाँ पे आपका इनकम भी गिर गया, और इस इनकम की गिरावट की वजह से आपका डिमांड जो है यहाँ पे गिर गया। ठीक है सर, एग्जाम्पल समझा? ये है डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड द प्राइस। प्राइस छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि कैसे आपका डिमांड जो है वो घट रहा है, बट प्राइस जो है वो अनचेंज्ड है। ठीक है सर, ओके सर। इसका ग्राफ भी हो जाए हो जाए जो लगे वो करेंगे अपन। सर प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 1 लाख रखते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी 3 यूनिट्स और क्वांटिटी 10 यूनिट। तो पहले अपना केस क्या था? पहले केस था कि 1 लाख के प्राइस पे 10 यूनिट डिमांड हो रहा था, तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। और सेकंड केस क्या था? सेकंड केस था 1 लाख का ही प्राइस है बट डिमांड अब 3 यूनिट का हो चुका है, मतलब आपका ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, द पॉइंट विल कम यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पहला डिमांड कर्व, ये हो गया आपका दूसरा डिमांड कर्व, ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका नया वाला है। आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? आप ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि शिफ्ट जो हुआ है ना, शिफ्ट हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिमांड कर्व। द शिफ्ट हैज हैपेंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना, when there is decrease in demand, when there is decrease in demand, when there is a decrease in demand, the demand curve will shift to the left side. The demand curve will shift to the left side. The demand curve will shift to the left side. ये होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड, ये होता है आपका क्या? डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब आइए मेरे साथ, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं हमारे नोट्स में से। ठीक है, नोट्स में से कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से जानबूझ कर एग्जांपल लिया है। देखो यहाँ पे फॉलोइंग इज अ डिमांड शेड्यूल ऑफ टी एंड कॉफी। चाय का प्राइस, चाय का डिमांड, कॉफी का प्राइस, कॉफी का डिमांड। अब देख सकते हो चाय का प्राइस जो यहाँ पे गिर गया, द प्राइस ऑफ टी हैज फॉलन, बट कॉफी का प्राइस 10 का 10 रुपए ही है। तो बच्चों इससे होगा क्या? इससे होगा ये, लोग कंपेयर करेंगे कि भाई चाय कॉफी में सब्स्टिट्यूट है, मैंने बोला हाँ सब्स्टिट्यूट है, बट कॉफी महंगी है, चाय सस्ती है। तो जो कॉफी ड्रिंकर्स है वो अपना डिमांड कम करेंगे और झक मार के क्या करेंगे? झक मार के वो यहाँ पे चाय पे जो है कंजम्पशन करेंगे। फिर से मुझे चाय रिलेवेंट नहीं, मुझे कॉफी रिलेवेंट है। अब कॉफी देखो, कॉफी 10 रुपए का 10 रुपए, कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बट कॉफी का डिमांड क्या हो गया? गिर गया। तो कॉफी का अगर डिमांड गिर गया, इसका मतलब प्राइस सेम है, डिमांड गिर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस फैक्टर, दैट इज एज द प्राइस ऑफ टी हैज डिक्रीज्ड, डिमांड फॉर कॉफी हैज डिक्रीज्ड। तो चाय का प्राइस सस्ता हो गया यार। एज अ कंज्यूमर तुम क्या करोगे? एज अ कंज्यूमर तुम जाओगे चाय पीने के लिए, बिकॉज चाय 8 की है, कॉफी 10 की है, तो अपन जरूर चाय पीने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो टी का प्राइस डिक्रीज हो गया है, डिमांड फॉर कॉफी हैज डिक्रीज, बट द प्राइस ऑफ कॉफी इज अनचेंज्ड, बट द प्राइस ऑफ कॉफी इज अनचेंज्ड। तो अपन बोलते हैं देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड विद द प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। और अगर मैं इसका डिमांड कर्व प्लॉट करूंगा तो मैं ये ऑब्जर्व कर पाऊंगा कि आपका जो कर्व है वो कर्व अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले रहा है। आपका कर्व अब क्या कर रहा है? आपका कर्व अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले रहा है, और कर्व इज टेकिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, या आपका कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझे है। इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, टेंशन मत लेना, एक बढ़िया समरी अभी बना के दूंगा मैं, आपको समरी लिख लेना। 100% ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज में गलती नहीं करोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, चलो फटाफट से अभी अपन समरी बना देते हैं। तो आप भी हेडिंग देखना, प्लीज राइट दिस अलोंग विथ मी। समरी ऑफ expansion, contraction, increase and decrease। expansion, contraction, increase and decrease। अब मैं जानबूझ के क्या करूंगा मालूम है क्या? जानबूझ के मैं expansion of demand
वर्सेस, पहले मैं कंपेयर करूंगा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कुछ सेकंड रुक जाना, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड वर्सेस इंक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस इंक्रीज इन डिमांड। मैं ये पहला डिस्टिंग्विश लूंगा। लेट मी टेक दिस फर्स्ट डिस्टिंग्विश। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, अगर पानी पी के आता हूं, तब तक आप ये फॉर्मेट जो है वो प्लीज बना के रेडी रखना, ठीक है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बी बैक। यस चलो तो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पहले आएगा मीनिंग। ये शॉर्ट समरी है। आप ये समरी एग्जाम के एक दिन पहले रेफर करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। मीनिंग थोड़ा अपन ने इग्नोर किया, थोड़ा ऐसे इधर होना चाहिए। हाँ, बेस्ट। मीनिंग, द क्वांटिटी डिमांडेड increases because of fall in price, because of fall in price। मेरा पहला पॉइंट आप इंक्रीज में लिखोगे, द क्वांटिटी डिमांडेड increases because of नॉन प्राइस फैक्टर्स। मतलब प्राइस के अलावा कुछ और ऐसा फैक्टर्स है जिनके वजह से आपका डिमांड बढ़ रहा है, अंडर इंक्रीज इन डिमांड, अंडर इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट अजम्पशन। सर कांस्टेंट अजम्पशन मतलब क्या? देखो जो मैं लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। नॉन प्राइस फैक्टर्स आर assumed to be constant। हमें तो पता था कि एक्सपेंशन जब अपन पढ़ रहे हैं तो हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि बाकी डिटरमिनेंट्स है, बाकी फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, वो अनचेंज्ड है, ठीक है? और जब मैं इंक्रीज इन डिमांड की बात करता हूं तब मैं बोलता हूं कि प्राइस इज इटसेल्फ कांस्टेंट। मतलब प्राइस चेंज हो ये सकता है, ये चेंज प्राइस छोड़ के और दूसरे फैक्टर से चेंज आ रहा है, तो यह इंक्रीज इन डिमांड। तीसरा, ग्राफ का कैसे होता है? एक्सपेंशन इज राइटवर्ड मूवमेंट along the same demand curve। rightward movement along the same demand curve, whereas increase in demand is rightward shift in the demand curve। rightward shift in the demand curve, this is rightward shift in the demand curve। ठीक है, बस हो गया। ये तीन पॉइंट्स इनफ समरी है आपके एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए, ठीक है? दीज आर इनफ समरी पॉइंट्स।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए सेटिस्फैक्टरी। नेक्स्ट, अब मैं आपको लेके जाऊंगा, नेक्स्ट लेट मी गो टू नेक्स्ट लेट मी गो टू contraction of quantity demanded and decrease in demand। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इन दोनों का जरा अपन डिफरेंस आज समझ लेंगे। यही 3 पॉइंट्स है, यही 3 पॉइंट्स के थ्रू अपन ये डिफरेंस समझ लेंगे। ठीक है, चलो सुन लेना, सुन लेना। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग होता है सर? द डिमांड डिक्रीजेस, द डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू rise in the price of goods। demand decreases due to rise in the price of the goods। डिमांड इसलिए घटता है बिकॉज ऑफ द प्राइस जो है वो बढ़ता है। डिमांड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। एंड सेकेंड केस, द डिमांड डिक्रीजेस, द डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे प्राइस छोड़ के बाकी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके डिमांड में गिरावट आई है। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट अजम्पशन वही रहेगा आपका। सेकंड पॉइंट आपका सेम रहेगा, तो मैं फिर से कांस्टेंट अजम्पशन वाला पॉइंट लिख नहीं रहा हूं। यहां पे भी अजम्पशन रहेगा कि आपके नॉन प्राइस फैक्टर सेम है, यहां पे भी अजम्पशन है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो मैं सेकंड पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली जाऊंगा ग्राफ पे। कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन में देयर इज अ leftward shift, there is a leftward shift in the, or there is a, sorry, there is a leftward movement, sorry, there is a leftward movement along the same demand curve, there is a leftward movement along the same demand curve, leftward movement along the same demand curve। and जब मैं बात करता हूं डिक्रीज इन डिमांड की, there is a leftward, there is a leftward shift in the demand curve, there is a leftward shift in the demand curve। ठीक है, there is a leftward shift in the demand। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट के लिए क्लियर है? ठीक है, इस पॉइंट क्लियर हो? हो गया, यही आपका चिराग कुमार से फ्री लेक्चर्स है या ओनली डेमो लेक्चर्स है? चिराग, दीज लेक्चर्स विल बी एंटायरली फ्री ऑन यूट्यूब। ये लेक्चर्स पूरे के पूरे यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ऑल द लेक्चर्स विल बी टेकन इन एंटायर डेप्थ। ठीक है, तो पूरे लेक्चर्स आपके फ्री रहेंगे, चाहे वो अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इको हो या लॉ, कंप्लीटली फ्री रहेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, जस्ट गो एंड रेफर द प्लेलिस्ट, ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल देयर फ्रीली। ठीक है, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रहेंगे जब तक आपका कोर्स है तब तक। एंड अगर नोट्स चाहिए, इफ यू वांट एक्सेस ऑफ नोट्स, इसी लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहां से ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो बी रेस्ट एश्योर्ड, these lectures are available on YouTube, don't worry। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज का
बेहतरीन डिफरेंस। ठीक है, चलो, तो यहां पे आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यहां पे हमने डिस्कस कर लिया है, और उसके साथ साथ यहां पे हमने इंक्रीज डिक्रीज भी जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट heavy and technical concept, that is elasticity of demand. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो पॉइंट है, ये बेटर रहेगा कि अगर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, बिकॉज ये एंटायरली नया डिस्कशन है, दिस इज एंटायरली न्यू डिस्कशन, सो इट इज बेटर इफ वी टेक दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट नहीं, मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्यों? बिकॉज हम कुछ एमसीक्यूज जो है वो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, एमसीक्यूज में सबसे पहले आप आ जाओ। तो कौन सा एमसीक्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 आप देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 21 वंस। अब ये क्वेश्चन ना आपको तभी आएगा अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो। ऑल बट वन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, all but one of the following, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve. All but one are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve for a commodity. मतलब क्या, आपको जो चार ऑप्शंस दिए गए, आपको जो चार ऑप्शंस दिए गए, उन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा है जो हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट व्हाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल्स डिमांड पर। ठीक है, तो आप एक बार चेक करो ये लाइन क्या बोलता है। ऑल बट वन, ऑल बट वन मतलब चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve for a commodity. तो चारों ऑप्शंस में से जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा अच्छे से, if I try to analyze this in simple English, out of all the four options, which of the following factor is not constant while drawing an individual's demand curve? ये जो है ना, ये साला ये नजर आएगा ना, all but one, ये ऑल बट वन ने सब गड़बड़ किया है। सर ये ऑल बट वन का मतलब क्या है? अब सिंपल एक मैं बोलता हूं, वैसे मेरे क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 बच्चे मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 10 बच्चों में से मैं बोलता हूं ओके स्टूडेंट्स लिसन अप, ऑल बट वन हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ऑल बट वन हैज पास्ड। मतलब आप सब में से कोई एक बंदा है जो पास नहीं हुआ है। When I say all but one have been passed, it means आप सब में से कोई एक बच्चा ऐसा है जो पास नहीं हुआ है। तो ये all but one का मतलब क्या है? all except one, all except one। तो क्वेश्चन बोल रहा है all except one are assumed to remain constant। तो भाई साहब लॉ ऑफ डिमांड में याद करो, मैंने आपको बताया था सेट्रेस पैरिबस, आपके प्राइस के अलावा बाकी जो भी फैक्टर्स है वो हम अज्यूम करते हैं तो कांस्टेंट। तो आपके इनकम में चेंज होना चाहिए, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं होना चाहिए। सो ऑल बट वन का मतलब क्या? ऑल एक्सेप्ट वन आर अज्यूम्ड टू रिमेन द सेम। तो टेल मी ये चारों में से कौन सा ऐसा है जो कांस्टेंट नहीं रहता है? भाई साहब आपके ये और ये कांस्टेंट होता है। आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कभी भी कांस्टेंट होता नहीं है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नेवर कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नेवर कांस्टेंट, बाकी तीन चीजें कांस्टेंट रहती है। तो यहां पे अंडरस्टैंड करना क्या है? इंग्लिश ऑल बट वन। देखो मैंने क्या बोला, मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा फेल हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसे नहीं बोलूंगा कि यह फेल, नहीं, मैं थोड़ा हाई इंग्लिश यूज करूंगा।
मैं बोलूंगा ऑल बट वन हैज पास्ड, ऑल बट वन ऑफ यू हैव पास्ड, मतलब क्या, ऑल सब पास हो चुके हैं, बट आप में से कोई ऐसा है जो फेल हुआ है, तो ऑल एक्सेप्ट वन हैव पास्ड, मतलब सब पास हुए एक को छोड़ के, तो यहां पे वही है, ऑल बट वन आर अज्यूम्ड टू रिमेन सेम, ऑल आर सेम, बट कौन सा ऐसा है जो सेम नहीं है, तो आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कभी भी सेम रहता नहीं है, इट चेंजेस, ठीक है, इससे तो लॉ ऑफ डिमांड बनता है ना यार, लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो गया, मैं आपको एक और क्वेश्चन पे लेके जाता हूं, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 चेक करो, चेक क्वेश्चन नंबर 28, सपोज suppose price of Pepsi increases, suppose price of Pepsi increases, price किसका बढ़ा, Pepsi का प्राइस बढ़ा, we expect the demand curve of Coca-Cola to, last bench बोल क्या इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, सुन मेरे को लगा तुमसे भी थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मैं वैसा ही कि तुम सॉल्व नहीं करेंगे, करो आंसर दिस क्विकली sister. Suppose price of Pepsi increases, we will expect the demand curve of Coca-Cola to what? अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला क्या होगा, देखो एक चीज समझ लेना, पेप्सी और कोक दोनों ही सब्स्टिट्यूट है, दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूट है, आपको पेप्सी 20 रुपए का मिल रहा था अभी और कोक भी 20 रुपए का मिल रहा था, बट होता क्या है, होता यह है कि पेप्सी का प्राइस 25 हो गया तो और कोक का प्राइस 20 का 20 ही रहा, तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ता है कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो क्या होगा, वो करेंगे पेप्सी 25 का कोक 20 का, मेरे कोक बेनिफिशियल है तो आई विल ड्रिंक कोक, तो नेचुरली व्हाट विल हैपन, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस डिमांड फॉर कोक विल डिक्रीज, डिमांड sorry, if price of Pepsi increases naturally demand for Coke will increase, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो जो कोक है demand of Coke will increase, demand of Coke will increase, and if demand of Coke will increase, आपको ऑप्शंस है, the demand curve of Coca-Cola will shift to left since there are substitute, will shift to right since there are substitute, remain at the same level, और ऑप्शन डी none of the above। क्या क्वेश्चन है, प्लीज सुन लेना, क्या क्वेश्चन है प्लीज सुन लेना, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक का डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा, देख इतना अपने को मालूम है कि डिमांड ऑफ कोक विल इंक्रीज, बट टेल मी वन थिंग, क्या प्राइस कोक का चेंज हो रहा है या पेप्सी का चेंज हो रहा है, सर प्राइस तो पेप्सी का चेंज हो रहा है, मतलब क्या कोक के प्राइस में कोई चेंज आया है, नहीं सर कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो कोक के प्राइस में चेंज नहीं आया बट फिर भी कोक का डिमांड बढ़ा, इट मींस इट इज इंक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन नहीं, इंक्रीज इन डिमांड, तो जब जब इंक्रीज इन डिमांड होगा आपका डिमांड कर्व हमेशा शिफ्ट होगा द राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट द राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये पॉइंट आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, whenever your price of a product increases, जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो इस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ेगा, एक कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कोक का प्राइस उधर का उधर ही है बट कोक का डिमांड बढ़ गया, तो हमने देखा था बच्चों, अभी अभी हमने देखा कि भाई साहब जब आपका प्राइस सेम है, जब आपका प्राइस सेम है बट डिमांड बढ़ रहा है, इट मींस देयर इज अ शिफ्ट ऑन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, इट इज इंक्रीज इन व्हाट, इट इज इंक्रीज इन डिमांड, तो आपका 28 का आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, डन, ठीक है, चलो तो आज के लिए अपन यहां पर रुकते हैं, कल का डिस्कशन जो है, कल का डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, टुमारोज डिस्कशन इज ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट एक सेकंड उससे पहले एक और एमसीक्यू जाते जाते थोड़ा एक एमसीक्यू कर लेते हैं अपन, देखो ये वाला एमसीक्यू,
देखो 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 देखो, a movement along the demand curve, a movement along the demand curve for soft drinks is best described as increase in demand, decrease in demand, change in quantity demanded या change in demand. बच्चों ये क्वेश्चन को आप इतना इंपॉर्टेंट मार्क करोगे ना कि आपके पास जितना भी इंक है सारे इंक से इधर स्टार बना दो. क्यों? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. देखो जब जब बढ़ाएगा मूवमेंट अलोंग मतलब आपका डिमांड कर्व चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, आपका डिमांड कर्व एक ही है, या तो उस डिमांड कर्व के राइट में चेंज हो रहा है या तो लेफ्ट में चेंज हो रहा है. तो सर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इसका मतलब या तो एक्सपेंशन या तो एक्सपेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन, आइदर एक्सपेंशन और व्हाट कॉन्ट्रैक्शन, आइदर इट विल बी एक्सपेंशन और इट विल बी कॉन्ट्रैक्शन. तो सर इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड तो पहले ही चलेगा. इंक्रीज इन डिमांड का ऑप्शन चला गया, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड का ऑप्शन चला गया. देख क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी बोला नहीं है कि आपका जो चेंज है वो शिफ्ट वाइज चेंज हो रहा है. अगर वर्ड होता है शिफ्ट तो मैंने ऑप्शन ए और में से कुछ भी सिलेक्ट किया रहता. तो यहां पर अलॉन्ग होता है एक्सपेंशन या तो ये कॉन्ट्रैक्शन है. बट सर अब रहा बात हम ऑप्शन सी सिलेक्ट करें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज मतलब क्या? या तो वो एक्सपेंशन या तो वो कॉन्ट्रैक्शन. कि सर ऑप्शन डी सिलेक्ट करें. यहां पे है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और यहां पे वर्ड है चेंज इन डिमांड. सर हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें? बच्चों आप हमेशा ऑप्शन सी सिलेक्ट करना. प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन सी. सर लॉजिक ये है इसका कि आप एक चीज समझ लेना. मैंने जब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझाया तो मैंने यहां पे बहुत केयरफुली जानबूझ के वर्ड लिखा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और जब मैंने इंक्रीज और डिक्रीज लिखा मैंने सिर्फ क्या लिखा? द डिमांड इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस. तो बच्चों सुन लेना, जब जब हम इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, ये होते हैं आपके चेंजेस इन डिमांड. ये होते हैं आपके चेंजेस इन डिमांड. बट जब मैं बात करता हूं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की, ये होते हैं आपके चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये होते हैं आपके चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो आप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के ब्रैकेट में लिखना चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. जहां पे ये वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड को आप अंडरलाइन करो और इंक्रीज डिक्रीज में आप लिखना, इंक्रीज डिक्रीज में आप लिखना, इंक्रीज डिक्रीज में आप लिखना चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन व्हाट डिमांड. सर ऐसा क्यों? अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों है, ये आप इसके ऊपर ज्यादा टाइम पास मत करना. आपको बस इतना याद रखना है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आर चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज डिक्रीज आर चेंजेस इन डिमांड. तो जब हम इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई ये चेंजेस है इन डिमांड और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो इसलिए यहां पे आपका आंसर, बिकॉज जब मूवमेंट होता है अलोंग द कर्व, या तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड नॉट जस्ट चेंज इन डिमांड. बट सर अगर यहां पे मूवमेंट के बदले क्वेश्चन बोलता अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, अ शिफ्ट मतलब या तो वो इंक्रीज हो सकता है या तो वो डिक्रीज हो सकता है. तो उस केस में भाई साहब जब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होगा तब मेरा आंसर ऑप्शन डी जो है, तब मेरा आंसर ऑप्शन डी बनेगा. बट फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 के लिए मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है. ये आपका बस क्वेश्चन यही टेस्ट करता है कि क्या आपको ये और ये इनमें सेग्रीगेशन करना आता है. बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं, बाकी देयर इज नो बिग थिंग इन द क्वेश्चन. ठीक है, चलो विद दिस विल एंड टुडेज लेक्चर. कल फिर से एट 4:30 PM विल रिज्यूम विद द
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट है. डोंट मिस टुमारोज लेक्चर एट ऑल. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो. आपका भी नेक्स्ट लेक्चर मैथ्स है 5:30.